प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी और अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कर रहे थे हम मैथ्स में, वो अपने साइक्लिक ग्रुप चल रहा था। तो साइक्लिक ग्रुप में हमने देखा था कि आपके पास एक ग्रुप होता है, अगर उस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट अन्य एलिमेंट्स के पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो वो आपका साइक्लिक ग्रुप होता है। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बची है अपनी, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं अपने। हाँ, अच्छा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ पहले एक एग्जांपल के तौर पे कि क्या था अपना, कि जैसे जी अपने एक सेट था। पहले तो ये देख लो कि साइक्लिक होता क्या है। एग्जांपल लिया था हमने, तो हमने कहा था कि जी आपके पास एक सेट है जो बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस के लिए ग्रुप हो गया था। अगर जी आपके पास एक ग्रुप है तो क्या ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है? तो हमने क्या कहा कि जी के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो अन्य एलिमेंट को उस एलिमेंट की पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ कहा, क्या कहा कि आयोटा की पावर अगर 1 करोगे, एक घात लगाओगे तो आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 2 करोगे, दो पूर्णांक घात करोगे आयोटा की, तो -1 हो जाएगा। और आयोटा की पावर 3 करोगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। और आयोटा की पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आयोटा को अन्य एलिमेंट्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी आयोटा को मैं क्या आयोटा के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? तो मैंने कहा आयोटा की पूर्णांक घात 1 लिख दो तो आयोटा हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या -1 को लिख सकता हूँ आयोटा के फॉर्मेट में? तो मैंने कहा हाँ, -1 को आयोटा की पावर 2 लिख दो, वो -1 हो जाएगा। माइनस आयोटा चाहिए तो आयोटा की पावर 3 कर लो, और अगर 1 चाहिए तो आयोटा की पावर 4 कर लो। इसका मतलब आपके पास वो एलिमेंट कौन है? आयोटा है। और फिर हमने एक एलिमेंट ऐसा और भी पकड़ा जो कौन था? माइनस आयोटा था, कि माइनस आयोटा को भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आपके पास जो भी एलिमेंट इस ग्रुप में ऐसे मिले जो अन्य एलिमेंट्स के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, वो क्या है? जनक है। तो जी के दो जनक हो गए, उनको ऐसे लिखेंगे हम जी। एक जनक आपका आयोटा है और दूसरा जनक आपका क्या है? माइनस आयोटा है। क्लियर है? इसी प्रकार से हमने एक एग्जांपल और देखा था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसमें 3 एलिमेंट थे, वो भी क्रॉस के लिए था। और हाँ, यहाँ एक बात फिर से याद कर लो कि ये पूर्णांक घात का मतलब ये नहीं है कि उसकी पावर ही करना है। पूर्णांक घात का मतलब हो गया उस एलिमेंट को खुद के साथ कितनी बार संक्रिया में रख रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो क्लियर है। अब देखो भाई, अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देखो। पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है? प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी देखो भाई कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी अपनी कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेली होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है? प्रत्येक चक्रीय ग्रुप प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेली होता है। तो इसको हमने कैसे प्रूव किया था कल, कि क्या प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेली होता है? तो हमने कहा हाँ, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेली होता है। उसका रिवर्स भी हमने पढ़ा था कि अबेली होगा वो चक्रीय होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो पहले आप मान लो, इसका प्रूफ देखो कि माना जी एक चक्रीय ग्रुप है, माना जी एक चक्रीय ग्रुप है, और अगर ये चक्रीय है, साइकिल है, अगर ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका एक जनक होगा। और वो जनक क्या है? ए मान लेते हैं। इसका जनक क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। आपको प्रूव क्या करना है कि ये चक्रीय है पर ये आबेली नहीं है, सॉरी आबेली है। चक्रीय होगा तो 100% ये आबेली होके निकलेगा। और फिर हमने ये प्रूव करना होगा कि अगर ये आबेली होगा तो फिर ये चक्रीय होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो। जैसे कल हमने एक एग्जांपल से देखा था कि जो बच्चा 12th में है, इसका मतलब उसने 10th पास किया है तो वो 12th में है। अगर वो 10th में है तो कोई जरूरी नहीं कि आगे जाके वो 12th में हो जाएगा। इसका मतलब 12th को हम चक्रीय मान सकते हैं और 10th को हम आबेली मान सकते हैं। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास दो एलिमेंट है, एक्स और वाई, जो किसके हैं? जी के एलिमेंट है। एक्स और वाई किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट है। आप कह रहे हो जी चक्रीय है, इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है? आपका शक्तिमान एलिमेंट कौन सा है? ए। यानी ए के पास वो पावर है जो जी के अन्य एलिमेंटों को लेके आ सकता है। वो आप उसकी पावर करते जाओ, आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास जी का कोई एक एलिमेंट ए है,
तो a की पावर m करेंगे तो क्या आ जाएगा x, और a की पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा y, क्योंकि आपने कहा था कि जी के जितने भी एलिमेंट है वो अन्य एलिमेंट के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब x अगर जी का एलिमेंट है तो a के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो मैंने कहा मान लेते हैं a की पावर m करेंगे तो क्या आ जाएगा x, और a की पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा y। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जी बी एन अबेलियन। तो इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है, दैट मीन्स टू प्रूव x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x की कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर दो। आप कह रहे हो चक्रीय ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप तो है, और ग्रुप है तो पांचवी प्रॉपर्टी को शिफ्ट करवा दो। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि ग्रुप के दो एलिमेंट क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, एक्स डॉट वाई करो चाहे वाई डॉट एक्स करो। तो एक्स वाई डॉट लेके चलते हैं हम, एक्स वाई डॉट लेके चलो, एक्स डॉट वाई लेके चलोगे, एक्स की जगह क्या लिखते हैं ए की पावर एम, बस ये हो ही गया। पूर्णाघात का रूल फॉलो करवा दो, इसको मैं ए की पावर एन प्लस एम लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि एम और एन दोनों क्या होते हैं, कोई इंटीजर है, तो इंटीजर को आगे पीछे ऐड कर सकते हो। तो ए की पावर एन एम और इसको दोबारा फिर तोड़ दो, घातांक नियम का पालन करेगा। की पावर एन कौन है, वाई, लेके क्या चले थे डॉट वाई, ट्रू क्या हो गया इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। इसका मतलब जी क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, आपको ये बात याद रखनी है कि जो चक्रीय होगा वो आबेली होगा। पर क्या जो आबेली होगा वो चक्रीय होगा, जो आबेली होगा वो चक्रीय होगा क्या, आबेली चक्रीय हो आवश्यक नहीं है। आबेली ग्रुप का चक्रीय होना ये आवश्यक नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल किया था, वो कौन सा था, ये एग्जांपल था आपका आर प्लस आबेली होता है, पर क्या ये चक्रीय है, चक्रीय नहीं है, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बाकी अन्य एलिमेंटों को लेके आ सके, यानी आप उस आर को पूर्णाघात के रूप में व्यक्त किया जा सके, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो दूसरी प्रॉपर्टी जो है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि ए जी का जनक है तो ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपको हूबहू याद रखना है। ऐसा आपको शायद ही पूछे कि प्रूव करो कि ए जी का जनक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं ऐसे, आपको प्रॉपर ये नहीं दिया जाएगा कि आप प्रूव करो ए जी का जनक है तो इनवर्स भी जी का जनक होगा। एक स्टेप का काम है, इसलिए मैं मानता हूं कि ये नहीं आएगा, पर इसकी जगह आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आप उसके जनक बताओ, तो आपका काम कम हो जाता है। कि हम जानते हैं कि अगर आपको एक किसी ग्रुप में एक एलिमेंट एक है तो जनक है, तो आपको एक का इनवर्स ढूंढना होता है। अगर एक एलिमेंट आपका जनक है उस सक्रिय ग्रुप का, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, जनक होगा। क्लियर है। तो इस बात को हमने कैसे प्रूव किया था कि मान लेते हैं मेरे पास जी एक, माना ये कैपिटल जी मान लो आप एक बार के लिए, माना जी एक ग्रुप, एक सक्रिय ग्रुप है, जनक किसके होते हैं, सक्रिय ग्रुप के, और इसका जनक कौन है, इसका जनक ए है। और जनक को कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं भाई जी और ए को इस ब्रैकेट में बंद कर लो। इसका मतलब है कि जी सक्रिय ग्रुप है और उसका एक एलिमेंट ए है वो जनक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो भाई, आपने कहा है जी चक्रीय और ए इसका जनक है, तो इसका मतलब दैट कोई भी एक एलिमेंट है एक्स जो जी का है। आप ऐसा मान सकते हो, ग्रुप में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास कौन सा एलिमेंट है, एक्स आपके पास एक एलिमेंट है। ठीक है, अब आपने कहा है कि जी तो चक्रीय है, और जी चक्रीय, उस चक्रीय का जनक कौन है, आपने कहा ए। इसका मतलब ये जो एक्स एलिमेंट है जी का, वो ए के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ए की पावर कुछ भी करो आप, तो क्या आ जाएगा एक्स, कोई ना कोई एक पावर करोगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा। देन ये एक्स बराबर क्या हो सकता है, कह सकता हूं मैं ये बात कि जी का प्रत्येक एलिमेंट ए के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, यानी ए की कोई ना कोई एक पावर ऐसी आएगी जिससे एक्स आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ नहीं तो
ऐसा नहीं हुआ तो जी चक्रीय नहीं होगा। तो कंट्राडिक्शन हो गया। आपको मानना ही है कि जी एक चक्रीय है, क्योंकि जनक किसके होते हैं, जनक तो चक्रीय ग्रुप के होते हैं। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, अगर ए आपके पास एक एलिमेंट है जो जी का है, तो ए इनवर्स भी तो जी का ही होगा। तो मैं ए की पावर एम को क्या घातांक नियमों को पालन करवाते हुए ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर -1 और माइनस एम। क्योंकि अगर m इंटीजर है तो माइनस m भी तो इंटीजर ही है। आपका डेफिनेशन इंटीजर की तो थी कि पूर्णांक का घात होना चाहिए। अगर m इंटीजर है तो माइनस m भी तो इंटीजर ही है। और a की पावर -1 इंटू पावर -m, जब घातांक नियमों का पालन होगा तो -1 इंटू -m जब मल्टीप्लाई करेगा तो m ही हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये क्या शो कर रहा है कि वो जो x एलिमेंट था g का, उसको आपने कहा था कि a के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, a की पावर कुछ करो आपको x मिल जाएगा। तो मैंने कहा a की पावर -1 की पावर -m करो। तो इसको कैसे पढ़ोगे फिर, x को मैं कैसे लिख सकता हूं, x जो g का कोई भी एलिमेंट था उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a की पावर -1 की पावर -m कर दो, आपको वो एलिमेंट वापस मिल जाएगा। इसका मतलब एक एलिमेंट a की पावर -1 भी आपके g के पास है, जो उस एलिमेंट को दोबारा लेके आने में मदद करता है। आप यही तो पढ़ोगे। आपकी डेफिनेशन क्या होती है चक्रीय ग्रुप की, कि g का प्रत्येक एलिमेंट a की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। g का प्रत्येक एलिमेंट x की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। मैंने नहीं कहा था कि धनात्मक पूर्णांक घात होनी चाहिए, मैंने सिर्फ कहा था कि ये पूर्णांक घात होनी चाहिए। तो आपने कहा x कोई एलिमेंट है, वैसे ही y कोई एलिमेंट होगा, z कोई एलिमेंट होगा, तो सभी को मैं डिफाइन कर दूंगा भाई। y कैसे आएगा, तो आप कहते हो a की पावर n से आएगा। आपने कहा a जनक होगा। z कैसे आएगा, तो मैं कहूंगा a की पावर p कर लो। भाई p कुछ भी हो सकता है। जब a की पावर आप a की पूर्णांक घात करते जाओगे तो x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, जितने एलिमेंट है वो सारे आएंगे, बिकॉज g भी तो चक्रीय है। जी कौन है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए ऐसा होगा। समझ रहे हो आप इस बात को। तो x ही एलिमेंट था, उसको मैंने a की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया। फिर मैंने x को a इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया। एक ही बात है भाई, इसको मैंने ऐसा ही तो लिखा है, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा पूर्णांक घात के नियम से। पूर्णांक घातांक का नियम क्या होता है कि जब पावर की पावर होती है तो वो दोनों गुणा कर लेती है, तो ये a की पावर m ही तो है। इसी को तो मैंने ये लिखा है, इसी को तो मैंने ये लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a के फॉर्मेट में आप x को लिख सकते हो। भाई a की पूर्णांक घात m कर दो तो x आ जाएगा। और इसको कैसे पढ़ोगे, a इनवर्स की पूर्णांक घात -m कर दो तो x आ जाएगा। इसका मतलब x वही एलिमेंट आ रहा है, किससे, a -1 से भी, a की पावर -1 से भी ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब यदि g का जनक कौन है, a है, तो a इनवर्स भी क्या होगा, का जनक होगा। क्या कहता है, यदि सक्रिय ग्रुप G का जनक सक्रिय ग्रुप G का जनक A है, ये बात याद रखनी है भैया, प्रॉपर्टी है G का जनक होगा। क्लियर है, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, एक परिमित सक्रिय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा लो। ये पूछेगा आपसे, ये पूछेगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि एक परिमित सक्रिय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो देखो इस बात को पहले आप, जो चीजें दे रखी है वो लिखनी होती है। तो देखो प्रूफ क्या करोगे इसका, माना जी एक चक्रीय ग्रुप है, जी क्या है, एक चक्रीय ग्रुप है, तथा भाई चक्रीय है तो उसका कोई ना कोई जनक होगा। इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई एक शक्तिमान एलिमेंट होगा। मैं उस एलिमेंट की पावर करता जाऊंगा तो जी के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। भाई पावर का मतलब पूर्णांक घात करता जाऊंगा। और जी आपने एक चक्रीय ग्रुप मान लिया कि आपके पास जी एक चक्रीय मत मानो, जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप, जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, यूं मानो आप। जी क्या है, एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, परिमित चक्रीय ग्रुप है। और हमें प्रूव करना है कि अगर ये परिमित चक्रीय ग्रुप है तो उसकी कोटि और जनक की कोटि की बराबर होगी। तो जनक कौन माना इसका, ए। तो हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, आपने कह दिया कि जी आप मान लो कि परिमित चक्रीय ग्रुप है, और साथ में ये मान लो कि ए की कोटि कितनी है, एन है। तो हमें सिद्ध क्या करना होगा, आपको सिद्ध करना है उस जनक की कोटि उस परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। इसका मतलब आपने मान लिया कि ए की कोटि कितनी है,
एन है। अगर ए की कोटि एन है तो एक बात तो ये डिसाइड होगी कि ए की पावर एन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ई मिलेगा, क्योंकि कोटि की डेफिनेशन क्या होती है कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ए की कोटि, यानी किसी एलिमेंट की कोटि कैसे निकालते हैं कि उस एलिमेंट की पावर यानी उस एलिमेंट की न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिससे आपको सबसे पहले क्या मिले, आइडेंटिटी मिल जाए, तत्समक मिल जाए। तो वो जो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है वो क्या होती है, वो कोटि होती है, वो ऑर्डर होता है। तो हमने कहा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन मान लो, तो इसका मतलब है ए की पावर एन करते ही आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, देन वी टू प्रूव, या नाउ वी टू प्रूव ऑर्डर ऑफ जी, कि जी की कोटि भी कितनी है, एन है। हमें सिद्ध करना होगा कि जी की कोटि भी कितनी है, एन है। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इस बात को मैं डायरेक्ट तो नहीं प्रूव कर सकता हूं, मैं किसी एक सबसेट का सहारा लेता हूं, ठीक है। तो आप लिखो इसमें कि माना माना मेरे पास एक दूसरा सेट है, माना, और ये आपने देखा था कि ये सब ग्रुप होता है इस टाइप का, A2 A3 एंड सो ऑन AN इज इक्वल टू E। मेरे पास एक दूसरा सेट है, ठीक है, और हमने ये प्रूव किया है कि अगर G आपका ग्रुप है तो इस प्रकार का सेट आपने एक एग्जांपल में किया है कि ये सब ग्रुप ही होता है, जिसके जनक कौन कौन निकाले थे आपने, एक तो A निकाला था और एक A5 निकाला था, अगर A6 था तो A5 निकाला था, कल वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक सब ग्रुप है, किसका, G का। ये जो भी हो ये इसका सब ग्रुप है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, ये देखो ऑर्डर ऑफ H बराबर है किसके, ऑर्डर ऑफ G के, ऑर्डर ऑफ H बराबर है ऑर्डर ऑफ G के, यानी अगर ऑर्डर ऑफ H बराबर आ जाए किसके, कि H की कोटि कितनी है भाई, H अगर सब ग्रुप है तो H की कोटि कितनी है, N, भाई H अगर सब ग्रुप है, H अगर सब ग्रुप है तो H की कोटि कितनी है, तो भाई सब ग्रुप है इसका मतलब खुद ग्रुप है, और खुद ग्रुप है इसका ग्रुप की कोटि क्या होती है कि जितने उसमें एलिमेंट है उतनी उसकी कोटि है। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, n, इसका मतलब इसकी कोटि तो n है। और अगर आप प्रूव कर दो कि देखो ऑर्डर ऑफ ए एन है, ऑर्डर ऑफ एच भी एन है, और आप प्रूव कर दो कि ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी बराबर है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये तो प्रूव करना है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मेंशन रखना कि हमें प्रूव क्या करना होगा। अच्छा, अगर मुझे ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ जी करना है तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था आपको कि अगर दो सेट या दो ग्रुप बराबर हैं तो उनकी कोटियां हमेशा बराबर होगी। सेम ही हो गया, अगर जी बराबर एच हो गया, जी ही एच है, तो ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एच बराबर होगा। क्या ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एच बराबर हो तो जी बराबर एच हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। दो सेट की कोटियां बराबर हो सकती है तो कोई जरूरी नहीं कि वो सेट बराबर हो, और दोनों सेट ही बराबर है तो उनकी कोटियां बराबर होगी। समझ रहे हो इस बात को, तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना होगा, ये थोड़ा स्टार कर लेना, एक्स्ट्रा बात है ये, कि हमें इसके लिए प्रूव करना होगा जी बराबर एच। यहाँ से साफ नहीं कर सकता क्योंकि पीडीएफ खत्म हो जाएगी फिर आपकी पूरी। हमें क्या प्रूव करना होगा, जी बराबर एच, और जी बराबर एच प्रूव करने के लिए हमें दो बातें प्रूव करनी होगी, कौन कौन सी, जी बी द सबसेट ऑफ एच एंड एच बी द सबसेट ऑफ जी। भैया आप कह रहे हो कि जी सबसेट है किसका, एच का, और एच सबसेट है जी का, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब दोनों सेट क्या है, बराबर है, और दोनों सेट बराबर है या दोनों ग्रुप बराबर है, भाई ये दोनों ग्रुप ही है, सेट थे अब वो ग्रुप हो गए किसी संक्रिया के लिए, तो अगर दोनों ग्रुप बराबर है तो उनकी कोटियां भी बराबर ही होगी, और अगर उनकी कोटियां बराबर होगी तो ऑर्डर ऑफ एच कितना है, एन है, तो ऑर्डर ऑफ जी भी कितना आएगा, एन आएगा। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना होगा, तो लिखो इसमें, लिख लो ए की पावर एन, तो फर्स्ट एच जी का सब ग्रुप है, लिख लो, सिंस एच का सब ग्रुप है एच जी का सब ग्रुप है, और इसकी कोटि भी लिख दो साथ में, इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि कितनी है भाई, एन है, इसकी कोटि एन है।
एच जी का सब ग्रुप है। ये आपको नोट्सों में भले मत लिखो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मुझे इसके लिए ऑर्डर ऑफ एच मान लिया मैंने, एच मान लिया कोई सब ग्रुप है, और मुझे प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ जी। मेन मकसद मेरा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। इसका मतलब मैं सहारा लेता हूँ किसका, सब ग्रुप का। एच मेरे पास एक सेट है जिसकी कोटि एन है। अगर मैं प्रूव करना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच तो एन ही है। इसका मतलब आप प्रूव कर दो कि दोनों सेट बराबर है। इसका मतलब आपको दो बातें प्रूव करनी होगी। क्लियर है? अब आपको पहले जी विद द सबसेट ऑफ एच करना पड़ेगा, और फिर आप करो कि एच बी द सबसेट ऑफ जी। आपको जो ठीक लगे वो दोनों में से कोई एक पहले प्रूव कर सकते हो। ठीक है? तो इसमें हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं ए की पावर एम, ए की पावर एम जो किसका एलिमेंट है, जी का। पावर एम किसका एलिमेंट है, जी का। और अगर ए की पावर एम जी का एलिमेंट है तो क्या ए की पावर एम एच का एलिमेंट होगा? क्या ए की पावर एम, मान लेते हैं भाई, अगर आप एच बी द सबसेट ऑफ जी प्रूव करना चाहते हो, एच क्या प्रूव करना चाहते हो, जी का सबसेट है। एक बात बताओ, बात बताओ आप यहाँ से थोड़ा आगे कर, लिखो। देखो इसमें दो केस बना लो। केस फर्स्ट क्यों लिखो, लेट लेट ए एम बिलोंग्स टू जी। ए एम जी का एलिमेंट है। यदि ए एम जी का एलिमेंट है, ए एम किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, तो क्या ए की पावर एम एच के पास होगी? दोनों केस अलग अलग बना लेंगे। केस बना लो इसमें कि एम एन से छोटा है। केस बना लो, दो केस बना लो आप। केस फर्स्ट, इफ एम इज लेस देन एन, इक्वल टू 1 तक ले आओ। भाई आप कह रहे हो कि मान लो कि कोई एक रैंडमली एलिमेंट ए की पावर एम जो जी का है, तो क्या यह ए की पावर एम एच का भी होगा? क्या ए की पावर एम एच का होगा? भैया आपने कहा ए की कोटि कितनी है, एन। ए की कोटि एन है, इसका मतलब जब मैं ए की पावर एन करूंगा तो मुझे ई मिलेगा। तो ए की पावर एम करूंगा तो एच का ही कोई एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि एच कौन है, एच सब ग्रुप है भाई। सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए डॉट ए भी एच का होगा, ए डॉट क्लोजर प्रॉपर्टी से ए डॉट ए भी एच का होगा, ए डॉट ए भी एच का होगा, यानी ए क्यूब भी एच का होगा, ए फोर भी एच का होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ए की पावर एन आते ही वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब ए वन ए टू ए थ्री एंड चलते चलते आपके पास एम भी तो आएगा यहाँ। इसका मतलब अगर ए एम जी का है तो 100% ए एन किसका होगा, एच का ही तो होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एन, एन एलिमेंट है। ये बात लगा सकते हो। तो जो एलिमेंट, आप रीजन दे दो, ये रीजन दे दो या फिर ये रीजन दे दो कि एच बी द सबसेट ऑफ जी, ये तो अपने आप ही प्रूव हो गया। ये केस नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा अपना। ठीक है? अगर m n से छोटा है तो h सबसेट होगा जी का। ये तो सिंपल सी बात है भाई, आपने कहा है कि h जी का सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो सबसेट भी तो होगा। ये केस तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। दूसरा केस लिखो कि अगर m इज ग्रेटर देन n है तो, केस नंबर सेकंड, इफ m इज ग्रेटर देन n। अच्छा m और n क्या होते हैं यहाँ, पावर की बात कर रहे हो, पूर्णांक है। इसका मतलब a बराबर m की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, या तो m है वो n से छोटा या बराबर होगा, या m है वो बड़ा होगा। और अगर m छोटा होगा तो इसका मतलब, भैया आपने कहा m अगर n से छोटा है तो a की पावर n तक के किसके पास है, h के पास है। इसका मतलब m कहीं ना कहीं पहले आएगा, n से पहले आएगा m। इसका मतलब am अगर है तो आपने कहा कि मान लो कि am g का है, तो आपने कहा am h का भी होगा। क्लियर है? क्यों होगा ऐसा, क्योंकि सिंपल से दिख रहा है हमें। या फिर आप कह सकते हो ऊपर वाले कंडीशन से दे दो कि m इज लेस देन n होगा तो 100% am अगर h का है तो वो g का भी होगा। रिवर्स भी लगा सकते हो इसको, क्योंकि h g का क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो सबसेट भी होगा, क्योंकि सबसेट को ही तो चेक करते हैं कि सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही तो होता है। अब देखो केस नंबर सेकंड, अगर m इज ग्रेटर देन n है, अगर m n से बड़ा है तो मैं m को क्या लिख सकता हूं, तो मैं m को लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज दैट m बराबर क्या आ जाएगा, n क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लिख सकते हैं ऐसा कि किसी भी पूर्णांक को आप ये बात लिखना चाहो तो लिख लो, भाज्य बराबर
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसा कर सकते हैं हम। अच्छा, मैंने आपको पहले किसी क्लास में ये बताया होगा कि जैसे आप एग्जांपल से देख लो, ये वाली थ्योरम कैसे प्रूव होती है कि आप कहते हो 5 बड़ा है 3 से, तो फिर मैं 5 को कैसे लिख सकता हूं? 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा 1 प्लस 2। तो ये जो शेषफल आता है ना, वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, पर किससे छोटा होगा? इससे छोटा होगा, इस नंबर से हमेशा छोटा होगा। समझ रहे हो इस बात को कि n से तो छोटा ही होगा। तो क्या मैं n को ऐसा लिख सकता हूं कि जो r है आपके पास, वो r क्या मिलेगा आपको? 0 से लेके n तक कोई वैल्यू मिल सकती है। r क्या मिलेगा यहाँ? r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। अगर n हो गया तो फिर शेषफल वो बचेगा नहीं, 0 बच जाएगा। कहा था हमने, क्लियर है? अगर ये 6 होता, 6 इज ग्रेटर देन 3, तो फिर मैं क्या लिखता? 3 गुणा 2 प्लस 0, यानी ये शेषफल कभी 3 नहीं बचेगा। 3 होते ही अगले नंबर में ऐड हो जाएगा, ये कहने का मतलब ये। ठीक है, तो m बराबर n क्यू प्लस आर से r का जो मान है वो 0 हो सकता है और n से छोटा ही होगा। क्लियर है? n से छोटा होगा इसका मतलब कि n से छोटा होगा इसका मतलब यहां कुछ होगा। अब देखो, तो मैं a की पावर m लेट रेंडमली कोई भी एक एलिमेंट है जो किसका है, ठीक है, रैंडमली कोई भी एलिमेंट है जो किसका है, ठीक है, a की पावर m किसका है, ठीक है। आपने फोर ऑल कोई भी एलिमेंट लिया, आप ऐसा मान सकते हो फोर ऑल कोई भी एलिमेंट है जो m का है, फोर ऑल कोई भी एलिमेंट है वो g का है। तो a की पावर m को क्या लिख सकता हूं मैं? a की पावर m, और अगर इस केस में m इज ग्रेटर देन n है तो m को क्या लिख सकता हूं? n क्यू प्लस आर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? a n क्यू इंटू ए आर लिख सकता हूं, घातांक नियमों को पालन करवाते हुए। ये क्या लिख सकता हूं? a की पावर n की पावर q लिख सकता हूं, इंटू ए आर लिख सकता हूं। a की पावर n क्या है? ऑर्डर ऑफ a आपने क्या कहा था सबसे पहले? n है। ऑर्डर ऑफ a तो आपने मान रखा है कि वो n है, इसका मतलब a की पावर n करते ही क्या मिलेगा? e, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। e की पावर q इंटू ए आर। ई की पावर, आइडेंटिटी की पावर कितनी कर दो, ई रहता है तो ई डॉट ए आर। आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे तो ए आर। इसका मतलब ए की पावर एम बराबर क्या है कि जो आप ए की पावर एम पढ़ रहे हो वो कौन है? ए की पावर आर है। ए की पावर आर वही तो है। अब देखो भी, ए की पावर आर आ गया यहाँ, ए की पावर एम की जगह ए की पावर आर है, और आर क्या है? आर एन से हमेशा छोटा है, यानी एन अगर यहां है तो आर यहां है। और आपने कहा है ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन, ए एन तक एलिमेंट एच के पास है, ए एन तक एच के एलिमेंट है। इसका मतलब ए वन, और आपने कहा है एन आर से छोटा है, इसका मतलब आर यहां कहीं होगा। तो ए वन भी एच का है, ए टू भी एच का है, ए थ्री भी एच का है, ए फोर भी एच का है, सोन ए आर भी आएगा, और चलते चलते लास्ट में ए एन आएगा, बिकॉज आपने कहा है कि जो आर है वो एन से छोटा है। आर क्या है? एन से छोटा है, इसका मतलब ए आर यहीं तो आएगा। और अगर ए आर यहां आएगा तो क्या ए आर एच का नहीं होगा? ए आर किसका होगा? एच का होगा, सिंस आर की वैल्यू एन से छोटी रहती है। और जो छोटे वाले एलिमेंट है जिनकी पावर करोगे आप, वो किसके पास हो गए? एच के पास। ए एम का मान ही कौन है? ए आर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड बिलोंग्स टू एच। यानी चाहे आप ए एम कहो चाहे आप ए आर कहो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब अगर ए आर एच का है तो ए एम भी किसका होगा? देन ए एम किसका होगा भाई? देखो भी, रैंडमली कहा था आपने, कोई भी एलिमेंट किसका है? जी का है। कोई भी एलिमेंट किसका है? किसका था ये एलिमेंट? जी का। कि आपने ये कहा कि जी का कोई भी एलिमेंट उठा लो आप, फोर ऑल का मतलब होता है जी का कोई भी एलिमेंट उठा लो आप। जी का कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो कहां पहुंच जाएगा? एच के पास। भी जी का, जैसे जी का ये एलिमेंट उठाया मैंने, जी का ये एलिमेंट, और जी में बहुत सारे एलिमेंट है, जी में बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे ए है, ए टू है, ए थ्री है, एंड सो ऑन, ए एम है, एंड सो ऑन, चलते ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई भी, आप जैसे ये एलिमेंट उठाया तो आपने कहा ये एलिमेंट किसका है, तो मैंने कहा जी का, तो ये कहां पहुंच गया? एच में। ये एलिमेंट उठाया, ये किसका था? जी का, ये कहां पहुंच गया? एच में। ये एलिमेंट किसका था? जी का, इसी प्रोसेस से ये एलिमेंट कहां पहुंच जाएगा? एच में। इसका मतलब जी के सारे एलिमेंट किसके पास है? एच के पास। और जब जी के सारे एलिमेंट एच के पास है तो हम कह सकते हैं जी बी द सबसेट ऑफ एच। यही तो होता है डेफिनेशन। तो देन
जी इज द सबसेट ऑफ एच। आपने पहले कहा कि एच सब ग्रुप है जी का, आपने पहले वाले केस में कहा, ये देखो, आपने पहले कहा कि मैं देखो एच जी का सब ग्रुप है, तो ये वाली कंडीशन करने की जरूरत नहीं है, केस बना के सीधा लिख दो कि एच सबसेट है किसका, जी का। और दूसरे केस में फिर आप क्या कह रहे हो कि जी सबसेट है एच का, इसका मतलब भाई फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कह सकते हो, जी बराबर, भाई आप कह रहे हो ए बी का सबसेट है और फिर कह रहे हो बी ए का सबसेट है, इसका मतलब दोनों सेट क्या है, बराबर है, इसका मतलब जी बराबर एच, यानी दोनों सेट बराबर है और दोनों ही क्या है, ग्रुप है, एक ग्रुप है दूसरा उसका सब ग्रुप है, इसका मतलब एक अगर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा है तो एच आपके पास 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ही है। तो इसका मतलब अगर दोनों सेट बराबर है, दोनों ग्रुप है, दोनों ग्रुप बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच। और ऑर्डर ऑफ एच क्या था भाई, ये मैं जानता हूं, ऑर्डर ऑफ एच एन था, इसका मतलब ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, देन वी कैन से दैट ए बराबर सी, देन ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहां से ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन, और एन किसकी कोटि थी, ए की, तो एन की जगह ऑर्डर ऑफ। तो क्या ये बात प्रूव हो गई कि परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है, परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसकी ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। क्लियर है भाई, समझ गए बात को, इंपॉर्टेंट केस है, आप इस थ्योरम को याद रखोगे, इस थ्योरम को याद रखने के साथ साथ आप पूरा मामला सेट करोगे अपने दिमाग। ये वाला प्रोसेस हमने केस बनाने के लिए किया है, वैसे बड़ी बात है नहीं, ये एन कहाँ से आ गया, क्लियर है। तो देख लो भाई, एक बार फिर से देख लो, प्रूव क्या करना था, दिया क्या था, ये था अपना, एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो हमने दो केस बनाए, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए प्रूव करना है, हमने ए की कोटि मान ली, अब हम किसी का सहारा लेंगे, वो कौन है, वो सब ग्रुप है, तो फिर एच की कोटि एन मान लेते हैं, तो हम कहा अब जी बराबर एच प्रूव, जी बराबर एच प्रूव करना है, इसका मतलब जी सबसेट एच प्रूव करो, एच सबसेट जी प्रूव, एच सबसेट जी अपने आप हो जाएगा बिकॉज एच भी द सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच अगर सब ग्रुप है जी का तो इसका मतलब ये फाइनली सबसेट भी होगा। फिर हम प्रूव करेंगे कि जी भी द सबसेट ऑफ एच। इसके लिए एक प्रोसेस होता है कि रैंडमली आप जिस भी सेट को जिसका सबसेट प्रूव करना चाहते हो, जिसको आप सबसेट प्रूव करना चाहते हो, रैंडमली वहां से एक एलिमेंट उठा लो और वो एलिमेंट दिए हुए कंडीशंस के साथ आपका दूसरे सेट में पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे कि ये सेट अगर सारे के सारे एलिमेंट यहाँ के यहाँ पहुंच जाते हैं तो देन वी कैन से दैट दिस सेट विद द सबसेट ऑफ दिस सेट, ये सुपर सेट ये सबसेट, देन वी कैन से दैट एच विद द सबसेट ऑफ जी। फाइनली आपको आंसर क्लियर है, एच विद द सबसेट ऑफ जी एंड जी विद द सबसेट ऑफ एच, तो वी कैन से दैट एच इज इक्वल टू जी। अगर दो सेट बराबर है तो उनकी कोटियां बराबर होगी, सेट नहीं है यहाँ, ग्रुप चल रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच एंड वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एन, ए बराबर बी बराबर सी, देन वी कैन से दैट ए बराबर सी, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, एंड एन किसकी कोटि थी, ए की, तो एन की जगह ऑर्डर ऑफ ए लिख देंगे, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ए प्रूव करना था। अच्छा है, नेक्स्ट देखो आप, आपके पास नेक्स्ट नहीं है, कैसे नहीं, इतना ही है मामला भाई। चलो आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी किसी दूसरी क्लास में देखते हैं, कल आपकी पूरी पीपीटी तैयार करके हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अब बाकी जो बचा हुआ है उसको खत्म करेंगे और कल से कोसेट स्टार्ट करेंगे।